नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज के वीडियो में चर्चा होने वाली है, विस्तृत चर्चा होगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता है, स्नेह निर्झर बह गया है। इस पर विस्तृत चर्चा होगी। इसको मैं बहुत ही अच्छे से आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी, ताकि अगर आपसे सप्रसंग व्याख्या की दृष्टि से प्रश्न पूछा जाए या फिर भावार्थ पूछा जाए या फिर प्रतिपाद्य पूछा जाए, यानी कि किसी भी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाए, आप उसका उत्तर देने में सदैव सक्षम रहेंगे। तो ये ऑल इन वन वीडियो है, बस आपको अंत तक ध्यान से चीज़ों को सुनना है और जो चीज़ें मैं बताऊंगी वो तथ्य आपको नोट डाउन करने हैं, ताकि आप एक ही बार में वीडियो से ज़्यादा चीज़ें ग्रहण कर पाएँ। तो बिना समय ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, कि कविता को शुरू कर लेते हैं। कविता का शीर्षक जैसा कि मैंने बताया है, स्नेह निर्झर बह गया है। स्नेह यानी कि प्रेम। तो ये जो कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, जो कि छायावाद के एक आधार स्तंभ हैं। अन्य आधार स्तंभों में सबसे ऊपर नाम आता है जयशंकर प्रसाद जी का, उसके बाद में प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का, उसके बाद में निराला का, जिनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इसके बाद में अंतिम नाम आता है आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाने वाली कवित्री, जिनका जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था, महादेवी वर्मा जी। तो ये कुल 4 आधार स्तंभ हैं छायावाद युग के, और उनमें से निराला का नाम काफ़ी प्रमुख हो जाता है। तो उनकी ये जो कविता है, स्नेह निर्झर बह गया है, इसमें निराला समय के महत्व की ओर पाठक की दृष्टि लेकर जाते हैं। जिस प्रकार सुख के समय सभी मनुष्य के पास होते हैं, कहते नहीं है कबीर जी कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार सुख के समय सभी मनुष्य के पास होते हैं, परंतु दुखद स्थिति में कोई साथ नहीं होता है। स्नेह यानी कि प्रेम का भाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आज का समय ऐसा ही तो होता चला जा रहा है ना, कि कोई कुछ भी कर रहा हो, किसी की ज़िंदगी में कितनी भी तकलीफ़ हो, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि स्नेह का भाव जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है। तो कवि को यहाँ पर लग रहा है, निराला को यहाँ पर लग रहा है कि रेत रूपी उनके शरीर में किसी भी प्रकार का रस अर्थात कोई भी उमंग नहीं रह गई है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि स्नेह निर्झर बह गया है। अगली पंक्ति है, रेत ज्यों तन रह गया है। तो चलिए अब कविता पर आ जाते हैं। तो कविता शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कविता निराला के किस काव्य संग्रह से संकलित है, ताकि जब आप सप्रसंग व्याख्या करें तो आपको संदर्भ बताना होता, तो वो आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएँ। तो निराला का एक काव्य संग्रह है अणिमा, उससे ये कविता स्नेह निर्झर बह गया है संकलित है। ये एक अलग से तथ्य है, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो लिखते हैं कि स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। रेत के समान तन यानी कि शरीर रह गया है, उसमें कुछ भी जीवंतता नहीं है, कोई भी सजीवता, कोई भी उमंग, कोई भी रस नहीं रह गया है। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, आम की यह जो डाल है यानी वृक्ष जो है, उसकी ये डाल है जो अब सूख चुकी है, दिख रही है, सूख चुकी है। कह रही है, क्या कह रही है? अब यहाँ पिक या शिखी नहीं आते, यानी यहाँ पर अब पक्षी कोलाहल करने, कलरव करने नहीं आते। आगे लिखा है, पंक्ति मैं वह हूँ लिखी नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। तो यहाँ पर इस पद्यांश में निराला अपनी निराशा और हताशा को सूखते हुए झरने के रूपक के द्वारा हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। वैसे भी निराला का जीवन काफ़ी दुखों से गुजरा था। इन्होंने अपनी पुत्री को काफ़ी युवा उम्र में खो दिया था, जिसके चलते इन्होंने सरोज स्मृति कृति का सृजन किया था। उसमें ये लिखते भी हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके जीवन में अपार दुख रहे होंगे। कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो आप देखिए इनके जीवन में कितना दुख रहा होगा। तो यहाँ पर वे लिख रहे हैं कि मेरे जीवन में बहने वाला प्रेम का झरना जो है वो बह चुका है, अर्थात अब पूर्ण रूप से सूख चुका है। मेरा स्नेहहीन जीवन, स्नेह निर्झर जीवन अब झरने के किनारे बच रहे रेत के समान सा हो गया है। जो झरना पहले बहता था, जीवन में एक उमंग थी, सकारात्मक भाव थे, वो झरना अब सूख गया है। और जो झरने के सूखने के पश्चात, किसी भी नदी के सूखने के पश्चात जो रेत बचता है, इसी नदी के सूख जाने के पश्चात जो रेत बचता है, उसी रेत के समान मेरा जीवन स्नेहहीन हो गया है।
तो कवि अपने जीवन की तुलना एक आम की डाली से अगली पंक्ति में करते हुए कहते हैं कि आम की यह डाली जो सूखी दिख रही है, मेरा भी जीवन इसी प्रकार सूखा सा है, यानी कि नीरस है, वहाँ पर कोई रस नहीं है, वहाँ पर कोई उमंग नहीं है, वहाँ पर कोई चहल पहल नहीं है। तो अपने जीवन की तुलना आम की एक सूखी डाली से करते हुए कहते हैं कि आम की यह सूखी डाली जो मुझे दिख रही है या फिर सभी पाठकों को दिख रही है, वह मानो मुझसे कह रही है कि अब मेरे निकट कोयल या मोर, लिखा है ना पिक या शिखी, शिखी का मतलब होता है मोर और पिक का अर्थ होता है कोयल, तो पिक या शिखी नहीं आते हैं। क्यों आएंगे? क्योंकि वो वृक्ष तो सूख चुका है ना, तो मेरा जीवन जो है वो अब निरर्थक हो चुका है, उसका कोई महत्व सा नहीं रह गया है। प्रतीकात्मक अर्थ लें तो कवि के जीवन में उत्साह का कोई चिन्ह नहीं रह गया है। और अंतिम पंक्ति है जीवन दह गया है या फिर डह गया है। क्यों डह गया है? परिस्थितियों की मार से डह गया है, अब झुलस कर जीवन जो है वो सूना हो गया। तो यहाँ पर कवि निराला ने अपनी मनोस्थिति तथा जीवन का चित्रण किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखते हैं निराला कि दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रतिभा से चकित चल, पर अनस्वर था सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो डह गया है। अब यहाँ पर समझिए, दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, यानी मैंने अपने काव्य के माध्यम से, अपने सृजन कार्य के माध्यम से इस जगत को न जाने कितना कुछ दिया है। अब देखिए ना, एक कवि इस संसार को, पाठक वर्ग को बहुत कुछ देकर जाता है। उसके जीवन में भले ही अपार दुख हो, लेकिन फिर भी वो सदैव कोशिश करता है कि उसका पाठक अपनी परिस्थितियों से हार न माने। एक सकारात्मक भाव का एक कवि जो है सदैव संचरण करता रहता है। इसीलिए कह रहे हैं कि दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, मैंने तो जगत में खुशियाँ बांटी हैं, कभी किसी का गलत नहीं किया है, कभी किसी के प्रति गलत नहीं चाहा है, किया है अपनी प्रतिभा से। कौन सी प्रतिभा से? काव्य सृजन की प्रतिभा से। चकित चल, पर अनस्वर था सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो डह गया है। लेकिन अब वो जीवन जो है वो समाप्त सा होता मालूम हो रहा है। तो अपनी श्रेष्ठ रचनाओं के सहारे, अपनी जो सृजन कार्य की प्रतिभा थी, उससे जो श्रेष्ठ रचनाएं सृजित की, उनके रूप में जगत को अपना अवदान दिया था। मैंने अपनी प्रतिभा से संपूर्ण जीवन को चमत्कृत कर दिया था, पर यह सब मेरे जीवन का विकसित काल था। वो अनस्वर यानी कि मुझे अमर बनाने वाला पल था। वो सारा जीवन का वैभव अब समाप्त हो गया है, ढह गया है, धाराशाही हो गया है। तो निराशा, पराजय बोध, अनास्था ने कवि को घेर कर खुद में पूरी तरह से जकड़ लिया है। आगे लिखा है कि अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, यानी अब मुझसे मिलने नदी के तट पर या फिर पुल पर प्रियतमा, मेरी प्रेयसी नहीं आती है। श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, श्याम तृण यानी कि हरी घास पर बैठने को निरुपमा नहीं आती है, मेरी प्रेयसी अब नहीं आती है, मैं इंतज़ार में बैठा रहता हूँ। वह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ, यानी अब जीवन में कोई लक्ष्य ही दिखाई नहीं दे रहा है। यही कवि कह गया है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्योतन रह गया है। तो यहाँ इस पद्यांश में कवि निराला कहते हैं कि जीवन में इतने दुखों के उपरांत अब प्रेम का स्रोत भी जो बचा था वो भी अब सूख चुका है। अब कोई प्रियतमा, कोई प्रेयसी नदी तीर पर मुझसे मिलने नहीं आती है। श्याम तृण यानी कि बताया हरी घास पर बैठकर मुझसे मधुर संभाषण के लिए कोई प्रियतमा नहीं आती है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि बह रही है हृदय पर केवल अमा, यानी कि हृदय की सतह पर मानो अमावस्या, अमा से तात्पर्य है अमावस्या, और अमावस्या और पूर्णिमा में क्या अंतर है आपको पता ही होगा। अमावस्या में चांद नहीं निकलता है, यानी कि चारों तरफ अंधकार छाया होता है, जो कि नकारात्मकता का प्रतीक है। वही पूर्णिमा में पूरा चांद निकलता है, जो कि सकारात्मक भाव का प्रतीक है। तो कवि के हृदय पर मानो अमावस्या यानी केवल और केवल अंधकार ही रह गया है, नकारात्मक भाव ही रह गए हैं। सभी सकारात्मक भाव मानो समाप्त हो चुके हैं, ऐसा जीवन में महसूस हो रहा है कवि को। तो प्रतिभाशाली कवि आज पूरी तरह से खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है और उसके जीवन में कोई लक्ष्य उसे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऊपर वाला जो पद्यांश है इसमें कुछ अलंकार आए हैं, मेरी अभी नज़र गई तो वो आप नोट कर लीजिए। फूल फल और चकित चल,
इन दोनों में अनुप्रास अलंकार है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहीं पर कविता समाप्त होती है। अब मैं आपको कुछ विशेषताएं और बता दे रही हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर इस संपूर्ण कविता में जो कि निराला करते हैं मुक्तक छंद का प्रयोग, वो दिखाई देता है। मुक्तक छंद का बहुत ही सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। इसके बाद बात करूं तो इस कविता में प्रकृति को प्रतीकात्मक रूप में चित्रित किया है कवि निराला ने। इसके बाद में अगली विशेषता हो जाएगी विरोध, अभाव, दुख, पीड़ा और वेदना का यहाँ पर करुण चित्रण किया है कवि निराला ने। इसके बाद में अगली विशेषता हो जाएगी कवि का आत्मगौरव यहाँ पर इस कविता में स्पष्ट रूप से लक्षित हो रहा है। इसके बाद में अगली विशेषता हो जाएगी कवि ने विभिन्न रूपकों के माध्यम से अपनी बात को, अपने जीवन के दुख को स्पष्ट किया है। अगली विशेषता हो जाएगी कि मुक्तक छंद का प्रयोग करते हुए इनकी शैली में एक गीतात्मकता और संगीतात्मकता का सुंदर समन्वय दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ अन्य विशेषताएं थी जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी यहीं पर कविता समाप्त होती है। छोटी सी कविता थी लेकिन काफ़ी गहरा अर्थ लिए हुए है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको कविता अच्छे से समझ आई होगी। बाकी अगर कोई डाउट या क्वेरी है कमेंट करिए और टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाना। वहाँ पर मैं बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती रहती हूँ। अपने हैंड रिटन नोट्स भी शेयर कर देती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि वो आपके काम की चीज़ है। बाकी अगर मुझसे व्यक्तिगत तौर पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियोज़ हेल्पफुल लगते हैं, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, इस चैनल से आपकी हेल्प हो रही है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ में अपना प्यारा सा फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दिया करिए। बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, खुद भी चैनल से जुड़िए, अपने साथियों को भी जोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।